नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मेंस के कुछ प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का। अगर प्रश्नों को देखा जाए तो कहता है कि सहायक संधि से आप क्या समझते हैं, अंग्रेजों को इससे क्या लाभ हुआ। अगला प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई के कारणों एवं परिणामों का संक्षेप में वर्णन करें। कल इस प्रश्न को हम लोगों ने कवर किया, उम्मीद है आपने उसे देखा होगा। इसके अलावा है कि अंग्रेजों के बंगाल विजय के विभिन्न चरणों को बताएं। और चौथा प्रश्न है कि तृतीय मैसूर युद्ध के कारणों एवं परिणामों का संक्षिप्त में वर्णन करें। तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो है पूरी विस्तार से जो है चर्चा करेंगे। कई लोग पेड ग्रुप के बारे में भी पूछ रहे हैं, तो उस पर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा और उस पेड ग्रुप में आपको क्या क्या उसमें आपको मिलेगा, उन सभी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो यदि आप चाहते हैं कि वो शुरू होना चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि अधिक से अधिक लोगों के पास यह पहुंचे, और यदि अधिक लोगों का रिस्पांस मिलता है तो मोटिवेशन है, वो एक तरह से वीडियो आगे भी जारी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो अपना टॉपिक है ये है बक्सर का युद्ध, ठीक है, जो कि अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। इसमें देखें दो गुट थे। एक गुट में था ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, ये पीटी फैक्ट है ये। दूसरी तरफ था बंगाल, अवध, मुगल शासक। इन सभी का नेतृत्व क्रमशः जो है बंगाल में मीर कासिम, अवध में शुजा-उद-दौला और मुगल शासक ये शाह आलम द्वितीय। ठीक है, अब देखते हैं बक्सर युद्ध के कारणों को। पहला कारण है अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। देखिए, प्लासी की लड़ाई तथा तृतीय कर्नाटक युद्ध में सफलता से अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ी। प्रत्येक स्थिति में बंगाल पर नियंत्रण को अंग्रेज जो है मजबूत बनाए रखना चाहते थे। अब देखिए, बंगाल उस समय का जो बंगाल था ये सबसे ज़्यादा समृद्ध प्रांत था, ठीक है। यहाँ पर सिराजदौला के बाद जो नवाब आए मीर कासिम, उसने 24 परगना, मीर जाफ़र ने वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव इसकी जमींदारी दे दी थी। तो यहाँ से जो अंग्रेज़ों को आय प्राप्त हुआ, जो संसाधन प्राप्त हुए, उसका प्रयोग उन लोगों ने तीसरे कर्नाटक युद्ध में किया। ये कल हम लोगों ने देखा था। इससे क्या हुआ, बंगाल पर जब उनको कुछ ही जगहों पर जब अधिकार हुआ था, वैसे तो अप्रत्यक्ष रूप से पूरे बंगाल पर अधिकार था क्योंकि नवाब ही उन्होंने चुना था या बनाया था, तो इसका डायरेक्ट लाभ उन्हें मिला। अंग्रेजों ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो कि उनसे टक्कर ले सकते थे, फ्रांसीसियों को तीसरे कर्नाटक युद्ध में पूरी तरह से हरा दिया और उन्हें मजबूर किया कि वे अब केवल और केवल व्यापार करेंगे। तो अंग्रेजों को जिससे डर था, उन्होंने बंगाल के संसाधनों का प्रयोग करके उसे हरा दिया। अब अंग्रेजों के समक्ष ऐसी कोई भी शक्ति नहीं थी, ना भारतीय ना यूरोपीय, जो उनसे सीधे तौर पर टक्कर ले सके। ठीक है, तो जब अंग्रेजों को इस चीज़ का एहसास हुआ तो वे हर हाल में जो है बंगाल पर जो उनका नियंत्रण था इसे बनाकर रखना चाहते थे। अगला देखें, मीर कासिम की महत्वाकांक्षा। देखिए, मीर कासिम की यह सोच थी कि अंग्रेजों के साथ की गई संधि का पालन करते हुए एक संप्रभु शासक के तौर पर कार्य करना। अतः दोनों की महत्वाकांक्षा युद्ध का महत्वपूर्ण कारण बना। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि
सिराजुद्दौला के बाद जो है मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। वो 1757 से 1760 तक रहा। उसके बाद उसे हटा करके मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। इसके एवज में इनाम कहें या हरजाना कहें तो इसको कई सारी जो क्षेत्रों की ज़मींदारी मिली, कैश पैसे मिले, सैनिक सपोर्ट, वहाँ के संसाधन का जो उपयोग करना था, इन सभी का अधिकार मिला। लेकिन यहाँ पर मीर कासिम की भी एक इच्छा थी कि ठीक है, उसने अंग्रेज़ों को जो दिया सो दिया, बाकी जो क्षेत्र है या बाकी जो भाग है उस पर वह संप्रभु शासक के तौर पर कार्य करेगा। लेकिन यदि वह संप्रभु शासक के तौर कार्य करेगा तो अंग्रेज़ों की जो इच्छा है, जो महत्वाकांक्षा है, वो पूरी कैसे होती? ठीक है, क्योंकि ये बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, लेकिन इसने अपने आप को एक संप्रभु शासक के तौर पर रखने की कोशिश की, तो ऑब्वियस है कि दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न होगा। और मीर कासिम ने कुछ ऐसे कार्य किए जो कहीं ना कहीं युद्ध की तरफ ये कार्य ले जाता है। देखें, अगर मीर कासिम के कुछ कार्यों से अंग्रेज़ों का चिंतित होना स्वाभाविक था। जैसे कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बना दिया। बंगाल की जो राजधानी थी मुर्शिदाबाद, और बंगाल में उनका जो पकड़ था, इस पकड़ को कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया कि मुंगेर को राजधानी बना दिया। जितने भी तटवर्तीय इलाके थे, चाहे वो पश्चिमी भारत का क्षेत्र हो या पूर्वी भारत का क्षेत्र हो, तटवर्तीय इलाकों पर अंग्रेज़ों का कब्जा मजबूती से था। अब बंगाल के क्षेत्र से राजधानी उठा करके बिहार मुंगेर स्थानांतरित कर देने से कहीं न कहीं राजधानी पर या उस क्षेत्र पर उनकी पकड़ जो है ये ढीली होती। तो ये एक जो है चिंता का विषय अंग्रेज़ों के लिए बना। इसके अलावा मीर कासिम ने क्या किया, मुंगेर में तोप एवं बंदूक बनाने के कारखाने को खोल दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अंग्रेज़ों के लिए चिंता का विषय था। इसके अलावा बंगाल की स्थिति में आर्थिक सुधार करने के लिए मीर कासिम ने कुछ उपाय किए, जैसे कि टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया। टैक्स, अंग्रेज़ों की आर्थिक जो है इसमें हानि हुई, तो ऑब्वियस है कि अंग्रेज़ों की मंशा जैसे पूरी नहीं होती तो उनको जो है वे युद्ध के लिए तैयार रहते थे। 1717 का जो फरमान था, इसको लेकर के भी कुछ तनाव उत्पन्न हुए। फरमान हम लोगों ने कल देखा था कि ये फर्रुखसियर के द्वारा दे दिया गया था, जिसका प्रयोग वे निजी व्यापारी के लिए करते थे। ठीक है, देखिए, पलासी की तरफ बक्सर के युद्ध में भी यह एक महत्वपूर्ण कारण था। कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा अवैध तरीके से भारतीय व्यापारियों को दस्तक की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी, जिससे नवाब को आर्थिक क्षति हो रही थी। इस मुद्दे पर कंपनी से बातचीत हुई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। अंततः जो है मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त व्यापार की छूट प्रदान कर दी। कासिम के इस निर्णय का अंग्रेज़ों ने विरोध किया और इसी के साथ 1763 में कंपनी और कासिम के बीच संघर्ष शुरू हुआ। और इसी वर्ष जो है 63 में मीर कासिम को हटा करके फिर से मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। अब देखिए कि मान लेते हैं कि यह कोई एक क्षेत्र है, अगर यहाँ से व्यापारी क्रॉस करते हैं तो उन्हें टैक्स देना होगा। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान प्राप्त था, इसलिए उन्हें टैक्स नहीं लगता था। तो ये क्या करते थे, मान लेते हैं इधर से इधर क्रॉस करने का 100 रुपये, इधर से इधर क्रॉस करने का चार्ज है। तो ये क्या करते थे, ईस्ट इंडिया के कर्मचारी भारतीय व्यापारियों से उन्हें जो है 25-50 रुपया लेकर के ही वो पास दे दिया करते थे। तो भारतीय व्यापारियों को भी इस बाउंड्री को क्रॉस करने में पैसा नहीं देना पड़ता था। जहाँ 100 लगता वहाँ उनका काम 25 में हो जा रहा था, और ये 25 जो है ये सीधे सीधे अंग्रेज़ों के पास चले जाता था।
तो नवाब के पास क्या गया? कुछ भी नहीं। इस विषय पर दोनों के बीच चर्चाएं हुई, लेकिन इसका समाधान नहीं निकला। अंत में नवाब ने तंग आकर क्या किया कि कोई भी व्यापारी हो, सभी लोग को मुफ्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। सभी लोग, किसी को टैक्स नहीं देना है। तो अब भारतीय व्यापारी भी बिना टैक्स के व्यापार करने लगे। तो लेकिन अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि वे तो फ्री व्यापार कर ही रहे थे। क्योंकि उनको फ्री व्यापार के अलावा अन्य जो व्यापारी जो टैक्स देते थे वो अंग्रेजों को नहीं मिलने लगा। ये जो 25 रुपया उन्हें मिलता था ये भी बंद हो गया। तो इसका उन्होंने विरोध किया, जिसके बाद जो है, पहले से तो कई कारण हम लोगों ने देखा कि राजधानी का स्थानांतरण, बंदूक और तोपखाने के फैक्ट्री का निर्माण, ये सब तो अंग्रेज बर्दाश्त कर ही रहे थे। लेकिन जब ये कर स्थिति उत्पन्न हो गई कि सभी को मुफ्त व्यापार की अनुमति मिल गई, तो अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं इसे अपने विशेषाधिकार का हनन समझा और दोनों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। इसके बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटा करके फिर से मीर जाफर को नवाब बना दिया। अब देखते हैं युद्ध के पश्चात की गई कुछ संधियां। पहला संधि देखेंगे मुगलों के साथ इलाहाबाद की संधि 1765। ये इंपॉर्टेंट है, पीटी फैक्ट है, कई दफ़ा पूछा गया वन लाइनर एग्जाम में। देखिए, बक्सर युद्ध में हार के बाद मुगल बादशाह जो थे उन्हें 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन तथा कोरा या कड़ा एवं इलाहाबाद का क्षेत्र दे दिया गया। उन्हें दिल्ली से साइड करके इलाहाबाद में स्थापित कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो केंद्रीय शक्ति थोड़ी बहुत बची हुई थी मुगल, अब उनका अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया। ठीक है, उन्हें दिल्ली से हटा करके इलाहाबाद में स्थापित कर दिया गया 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर। इसके अलावा मुगल बादशाह से अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त कर ली। ठीक है, अवध के साथ संधि की गई, ये भी 1765 में। इसमें देखें, अवध से 50 लाख रुपए की राशि हर्जाने के रूप में लिया गया। ठीक है, और इलाहाबाद का काड़ा एवं इलाहाबाद का क्षेत्र भी लिया गया। अवध से जो इन्होंने क्षेत्र लिया वो क्या किया, मुगल बादशाह को दे दिया। 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन प्लस अवध से लिया गया क्षेत्र उन्हें दिल्ली से साइड कर दिया। इसके अलावा अवध की सुरक्षा की जिम्मेवारी अंग्रेजों पर अपने ऊपर ले ली कि अवध की सुरक्षा हम करेंगे, और इस सुरक्षा को करने में जो भी खर्च आएगा वो अवध का नवाब या अवध को करना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से ये अपने जालों में धीरे धीरे फंसा रहा है और कैसे ब्रिटिश विस्तार हुआ है, उसके पीछे क्या क्या रीज़न है। वहीं कंपनी के कर्मचारियों को अवध में व्यापारिक सुविधाएं भी दी गई। तो ये सब संधि का परिणाम है। एक संधि इन्होंने 65 में बंगाल के साथ भी किया था। कहता है कि बंगाल में सैनिकों की संख्या में कटौती की गई तथा बंगाल का प्रशासन जो है ये नायाब सूबेदार की सलाह से संचालित होगा और इसकी नियुक्ति जो है अंग्रेजों के द्वारा की जाएगी। ठीक है, पहले देखिए सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब अली वर्दी खान जिसे बनाया था, स्वतंत्र नवाब था, उसके साथ पलासी का युद्ध, उसको हटाकर अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बनाया, फिर मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को बनाया, फिर मीर कासिम को हटा के मीर जाफ़र को बनाया। अब इन्होंने क्या किया कि बंगाल का जो भी प्रशासन है ये नायाब सूबेदार इसको संचालित करेगा और इस नायाब सूबेदार की जो नियुक्ति होगी ये अंग्रेज़ों के द्वारा की जाएगी। तो बंगाल से भी अब जो है पूरी तरह से नवाबों का पकड़ जो था उसे समाप्त करने की पूर्णतः कोशिश की गई। ठीक है, अवध से जो क्षेत्र लिया वो मुगल शासक को दे दिया, उनको साइड कर दिया। अवध से हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपया और जो क्षेत्र लिया, ठीक है, वहाँ पर व्यापारिक सुविधाएं ली गई। तो किस तरह से जो है संधियों के माध्यम से बक्सर युद्ध में हार के बाद अंग्रेज़ों का दबदबा पलासी के बाद और ज़्यादा बढ़ा।
अब अगर देखें बक्सर युद्ध का परिणाम की बात की जाए तो देखिए, आर्थिक परिणाम के अंतर्गत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली। इसके अलावा अवध से भी उनकी आमदनी शुरू हुई। ठीक है, क्योंकि अब जो है अवध की सुरक्षा की जिम्मेवारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली, और इस सुरक्षा को करने में जो खर्च आएगा वो कौन करेगा? अवध के नवाब करेंगे। तो ऑब्वियस है, इस माध्यम से उनकी आमदनी शुरू हुई। अंग्रेजों का प्रभाव जो है पूर्णतः स्थापित हो गया, साथ ही अवध पर भी अपनी उन्होंने पकड़ बना ली। तो ये था बक्सर युद्ध के प्रमुख कारण, उसका परिणाम और उसमें की गई महत्वपूर्ण संधियां, किस प्रकार से अंग्रेजों ने अपनी पकड़ बनाई। अब बात करते हैं द्वैध शासन की। द्वैध शासन को प्रारंभ किया था क्लाइव ने। क्लाइव जो है 2 टर्म के लिए गवर्नर बना था, 1757 से 60, उसके बाद 65 से 67, इसके बीच। वहीं अगर सहायक संधि की समाप्त की बात की जाए तो ये किया था वारेन हेस्टिंग्स ने, जिसका कार्यकाल ध्यान रखें 72 से 85 के बीच था। द्वैध शासन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि क्या है द्वैध शासन। देखिए, 1765 से 72 के मध्य बंगाल पर कंपनी एवं नवाब के अधिकार के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंपनी के पास दीवानी अधिकार थी, वहीं नवाब के पास प्रशासनिक अधिकार। हालांकि प्रशासन का भी वास्तविक संचालन कंपनी के निर्देशों पर होता था। इसलिए द्वैध शासन के संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि समस्त अधिकार कंपनी के हाथों में थी और दायित्व नवाब पर। अभी हम लोगों ने देखा कि बक्सर युद्ध में हार के बाद जो है मुगल बादशाह को हटा दिया गया, अवध पर भी इनडायरेक्टली कब्जा कर लिया गया। बंगाल के प्रशासन के संचालन की जिम्मेवारी जो है ये सूबेदार के हाथों में दे दी गई और उसकी नियुक्ति अंग्रेजों के द्वारा की जाएगी। तो आर्थिक लाभ लेने के लिए उन्होंने कई सारी संधियाँ की, कई सारे उन पर सेक्शन लगाए, लेकिन जो प्रशासनिक है, ठीक है, ये उन्होंने अपने द्वारा चुने गए व्यक्तियों के ऊपर रखा, ताकि यह भारत के लोग की जो अपने शासक के प्रति आस्था थी उसमें कोई भी दरार उत्पन्न ना हो। वैसे पूरा कंट्रोल इन्हीं लोगों के हाथों में था। तो यही है द्वैध शासन। दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास, प्रशासनिक अधिकार उनके द्वारा बनाए गए नवाब या सूबेदारों के पास। अब देखिए, द्वैध शासन क्यों स्थापित किया गया, तो इसके पीछे भी कुछ महत्वपूर्ण कारण है। बात किया जाए तो कहता है कि कंपनी को भारतीय प्रशासन का विशेष अनुभव नहीं था, इसलिए भी उन्होंने प्रशासन का अधिकार यहीं के लोगों के हाथों में दिया। इसके पीछे कई कारण हैं। ठीक है, जो भी हम लोगों ने देखा कि यहाँ के लोगों की आस्था आहत ना हो। दूसरा कारण अगर बात किया जाए तो यहाँ का प्रशासन किस रूप से संचालित होता है, ये इसका अनुभव उन्हें प्राप्त नहीं था। प्रशासन क्या, ये नाम के लिए प्रशासन है, प्रशासन में भी वही चीज़ होगा जो वे चाहेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका ध्यान ज़्यादा आर्थिक एरिया में था, इसलिए उन्होंने इस टेंशन से बचने के लिए प्रशासन का अधिकार जो है दूसरे के हाथों में दे दिया। इसके अलावा यदि वे प्रशासन पर भी पूर्णतः अधिकार कर लेते तो उन्हें एक डर था कि प्रत्यक्ष प्रशासन की स्थिति में विदेशी कंपनियां एकजुट होकर ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध कर सकती है। जो अन्य कंपनियां थी, पुर्तगाल, फ्रांसीसी, ये सब कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों से त्रस्त थे और अंग्रेज़ों ने इनका प्रभाव जो है काफ़ी पहले ही समाप्त कर दिया था। इसके अलावा भारतीय शासक, भारतीय नवाब, निज़ाम, ये सब भी कहीं ना कहीं उससे त्रस्त थे। तो अंग्रेज़ों की एक चिंता यह भी थी कि अगर वह डायरेक्ट प्रशासन की जिम्मेवारी भी अपने हाथों में ले लेता है तो कहीं ना कहीं सभी एकजुट मिलकर उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ की जो राजनीतिक दशा थी, अंग्रेज इससे वाकिफ़ थे और वे देखते थे कि कौन आपस में लड़ रहा है, तो दो में से किसी एक का सपोर्ट करके उसको बना दिया वहाँ का प्रशासक, शासक, नवाब, फिर वे उस क्षेत्र से निश्चिंत हो जाते थे।
वहीं अगर बात की जाए अगले कारण की, तो भारतीय राज्यों तथा भारतीय जनता के द्वारा भी विरोध किया जा सकता था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोगों की आस्था जो है अपने नवाब, अपने शासक में थी, और वे इस आस्था को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। ठीक है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो कंपनी का जो मुख्य लक्ष्य ये आर्थिक था। उन्हें केवल और केवल अपने आमदनी से मतलब होता था, और इससे चीज़ पे ही ज़्यादा फोकस रहता था। अगला कारण है कि कंपनी एवं ब्रिटिश सरकार के संबंधों को पुनः परिभाषित करने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि कंपनी के को केवल व्यापारिक उद्देश्य से चार्टर दिया गया था। अब देखें कि व्यापारिक उद्देश्य से चार्टर प्राप्त है, यदि हम प्रशासनिक कार्य भी करने लगेंगे तो ऑब्वियस है कि वो पूर्णतः हमारे अंदर में आ जाएगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें अनुमति लेने की आवश्यकता है, या हम जो अपने सरकार को टैक्स पहुंचा रहे हैं हो सकता है उसमें भी वृद्धि होगी, क्योंकि प्रशासन तो इनका इनडायरेक्टली रूप से था ही, लेकिन वे इस स्थिति का डिस्कस जो है ब्रिटिश सरकार के पास नहीं करना चाहते थे। वे केवल अपने आप को व्यापारी के संदर्भ में पेश करना चाहते थे, ताकि उनके ऊपर जो है किसी भी प्रकार का सरकार का दबाव ना हो। ठीक है। अब देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। पृष्ठभूमि के बारे में अगर बात की जाए तो मैसूर में वाडियार वंश के चिक्का कृष्णराज वंश का शासन था। ठीक है, ध्यान रखें। मैसूर की सेना में ही हैदर अली एक सामान्य सैनिक था, और हैदर अली अपनी योग्यता के बल पर उसे जो है डिंडीगुल कर्नाटक का जो है फौजदार बनाया गया, और बाद में फिर वह मैसूर का सेनापति बना। 1761 में हैदर ने मैसूर की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया, तथा 1761 से 66 के मध्य समकालीन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए वर्तमान कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु के बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। समकालीन परिस्थितियों का क्या लाभ उठाया, तो देखिए 61 में मराठों की पराजय हुई, तथा 64 में बंगाल में अंग्रेजों की सक्रियता का हैदर ने लाभ उठाया। मुगल के बाद जो है सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मराठे थे। जब मराठे हारे, ठीक है, बाहरी शक्तियों से मराठे हार गए, और इसी बीच जो है 64 में बक्सर का युद्ध भी चल रहा था, तो अंग्रेज जो हैं ये बक्सर युद्ध में व्यस्त थे। दूसरी सबसे बड़ी शक्ति मराठा ये बाहरी शक्तियों से हार गई। इन दोनों परिस्थितियों का लाभ जो है हैदर अली को मिला, और उसने क्या किया कि मैसूर के एक बड़े भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। हैदर की आक्रामक नीति से अंग्रेजों के साथ साथ मराठे तथा निजाम भी चिंतित थे। इनकी व हैदर की महत्वाकांक्षा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बना। हैदर ने जिस तेजी से विस्तार किया था, इससे मैसूर का क्षेत्र एवं उसके आसपास के सभी प्रांत राज्य चिंतित हो उठे थे, और दोनों की, अंग्रेजों की, हैदर की, दोनों की अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं थी, जो कि प्रथम युद्ध का कारण बनी। अब बात किया जाए तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, डेट ध्यान रखें आप, 1767 से 1769। यह युद्ध जो है 1769 में मद्रास की संधि के द्वारा बराबरी पर समाप्त हुआ। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84, 1780 से 84। कारण देखिए दोनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं। इसके अलावा हैदर की महत्वाकांक्षा तथा हैदर ने निजाम एवं मराठों को लेकर के ब्रिटिश विरोधी संघर्ष बना लिया, एक गठबंधन बना लिया। ये मराठे और निजाम, इनकी एक अलग कहानी है।
ये जो है मराठे जब 61 में हारे तो इनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुई, जबकि मुग़ल के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी शक्ति थी। उसके बाद जो है मराठे और निज़ाम जो है ये केवल अपना आर्थिक लाभ देखकर कार्य करते थे। आगे इन्होंने कई दफ़ा अपने दल को बदला। जैसे बात किया जाए तो हैदर अली ने मराठों और निज़ाम को लेकर के एक अपना गठबंधन बना लिया और इससे अंग्रेज चिंतित हो उठे, जिसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इस युद्ध का अगर परिणाम की बात की जाए तो 1784 में मंगलोर की संधि के द्वारा यह युद्ध भी जो है बराबरी पर समाप्त हुआ। बराबरी पर समाप्त हुआ अर्थात ये हो गया कि जिसका जो एरिया अगर आपने जीत लिया तो उसे वापस लौटा दें, पूर्व की स्थिति में आ जाना। युद्ध हुआ लेकिन रिजल्ट नहीं निकला तो फिर से जो पहले की स्थिति थी उस स्थिति में आ जाना। देखिए 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई, ध्यान रखें। और ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। ये तो आपको ध्यान में रखना ही है, पीटी फैक्ट है, कई दफ़ा ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन जब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था 80 से 84, तो 82 में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके बाद टीपू सुल्तान शासक बना और इसने युद्ध का नेतृत्व किया। देखिए प्रथम दोनों युद्धों में मतलब फर्स्ट मैसूर वार, सेकेंड मैसूर वार, मराठे जो है मराठे एवं निजाम कभी अंग्रेज़ों की तरफ तो कभी हैदर की तरफ से लड़े। इन्हें केवल अपने आर्थिक लाभ से मतलब था मराठों और निजाम को, इसलिए जो ज़्यादा सुविधा देता वो उनके साथ हो जाते। लेकिन तीसरे और चौथे मैसूर युद्ध के प्रारंभ से अंत तक निजाम एवं मराठों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहला मैसूर, दूसरा मैसूर, इसमें जो है ये कभी मराठों अंग्रेज़ों के साथ लड़े तो कभी टीपू सुल्तान या हैदर के साथ। लेकिन तीसरा और चौथा मैसूर युद्ध जो हुआ इसमें मराठा और निजाम अंग्रेज़ों के साथ थे। क्योंकि टीपू सुल्तान जब शासक बना तो यह जो है एक आक्रामक नीति वाला शासक था। मराठों और निजाम से सामंजस्य स्थापित करने में यह असफल रहा। इसे अपनी शक्ति पर ज़्यादा विश्वास था, इसलिए मराठों और निजामों ने अब अंग्रेज़ों के साथ गुट बना लिया। टीपू सुल्तान के प्रमुख कार्यों की बात की जाए तो आर्थिक क्षेत्र में अगर देखें तो टीपू ने मध्यस्थों जमींदारों को समाप्त कर किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया, जिससे कि राजकीय आय में वृद्धि हुई। तो ये टीपू की प्रमुख कार्य थे, ठीक है। इसके अलावा टीपू सुल्तान जो है ये भी यूरोपीय कंपनियों की तरह व्यापारिक कंपनी की स्थापना करने का इच्छुक था। फ्रांस, तुर्की, मॉरिशस तथा अरब राष्ट्रों से संपर्क स्थापित कर ये व्यापार को इसने बढ़ाने की कोशिश की। तो अंग्रेज़ों को जो आदत लग चुका था पलासी युद्ध, बक्सर युद्ध, पहले के मैसूर युद्ध, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वे पूर्णतः उनका अधिकार स्थापित हो रहा था। लेकिन टीपू सुल्तान के द्वारा जो कार्य किए गए ये सभी कार्य अंग्रेज़ों के लिए चिंता का विषय बना। इसके अलावा देखिए टीपू सैनिक सुधारों पर भी जो है बल दिया इसने, ठीक है। सैनिक शक्ति के लिए आर्थिक शक्ति को आवश्यक मानता था। तो ये सारे टीपू ने आर्थिक क्षेत्र में कार्य किए जो अंग्रेज़ों के लिए चिंता का विषय बना। सैनिक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो फ्रांसीसियों के सहयोग से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, ठीक है। नौसेना के विकास के लिए डॉकयार्ड का निर्माण किया। तो देख रहे हैं आप आर्थिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जमींदारों को हटा रहा है, ब्रिटिश कंपनी की तरह वह अपनी कंपनी बनाना चाहता है। भारत के पड़ोसी देश मॉरिशस, सिंगापुर, अफ़गानिस्तान, मिस्र, इन सब से व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहता है, ठीक है। और सैनिक में सुधार चाहता है, और सैनिक सुधार तभी संभव है जब उसका आर्थिक सुधार होगा
और आर्थिक की जहाँ बात आए अंग्रेज़ों के सामने में, तो आर्थिक उनका परम लक्ष्य था अंग्रेज़ों का। तो कहीं ना कहीं संघर्ष का बीज जो है स्टार्ट हो चुका था। सैनिक में अपनी स्थिति मजबूत अगर बना लेता तो अंग्रेज़ों के लिए ये टेंशन वाली बात हो जाती। नौसेना शक्ति जिस पर अभी तक केवल अंग्रेज़ों का अधिकार था, टीपू ने भी उसके लिए एक डॉकयार्ड बना दिया, अपनी नौसेना का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रों से गठबंधन बनाने का प्रयास किया, जैसे फ्रांस, अफगानिस्तान। तो जो राष्ट्र ब्रिटिश के खिलाफ थे, जो कभी न कभी अंग्रेज़ों से त्रस्त हो चुके थे, उनसे इसने संपर्क स्थापित किया। तो देख रहे हैं आप कि टीपू सुल्तान जो भी कार्य कर रहा है वह अंग्रेज़ों की पूर्णतः खिलाफ है। तो ऑब्वियस है कि इन दोनों के बीच में आगे जाके युद्ध होगा। देखिए, चौथे युद्ध से पूर्व टीपू ने नेपोलियन से सहयोग के लिए पत्र लिखा, और नेपोलियन ने कैसे अंग्रेज़ों को परेशान किया था, ये विश्व इतिहास का विषय है। अब देखिए आधुनिक विचारों का टीपू पर जो क्या प्रभाव था। फ्रांस की क्रांति से संबंधित समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचारों से टीपू सुल्तान परिचित था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता की याद में इसने वृक्ष लगवाए तथा फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। आधुनिक विचारों से प्रभावित भारत का कोई भी शासक ब्रिटिश महत्वाकांक्षा के रास्ते में बाधक हो सकता था। बिल्कुल हम लोगों ने देखा कि टीपू सुल्तान के द्वारा जो कार्य किए गए वो अंग्रेज़ों के लिए पूर्ण रूपेण जो है चिंता का विषय बना। इसके बाद दोनों के बीच संघर्ष उत्पन्न हुए। अब बात की जाए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में हम लोगों ने केवल कारण और परिणाम को देखा। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में देखें, इसके कारण को देखिए। तो अंग्रेज एवं टीपू की महत्वाकांक्षा, ठीक है, टीपू सुल्तान के द्वारा किए गए कार्य जैसे सैनिक, आर्थिक, आधुनिक विचार, आधुनिक विस्तार, दूसरे राष्ट्रों से, अंग्रेज विरोधी राष्ट्रों से संबंध स्थापित करना, फ्रांसीसी क्रांति एवं फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता, निजाम एवं मराठों के साथ अंग्रेज़ों का गठबंधन हो गया जिससे अंग्रेज़ों में और मजबूती आई। तो ये प्रमुख कारण थे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। अब इसके परिणाम की बात की जाए तो ध्यान रखें, युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय हुई। आधा भूभाग ब्रिटिश गठबंधन को तथा टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को अंग्रेज़ों के पास बंधक बना के रख लिया गया और हर्जाने के रूप में एक बड़ी राशि जो है अंग्रेज़ों को देनी पड़ी। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। ये सब आप ध्यान में रखें, इस तरह का अगर आपको फैक्ट मिल जाता है तो वो पीटी में आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि से समाप्त हुआ 1792 में, और ये युद्ध जो हुआ इसका परिणाम हम लोगों ने देखा कि आधा भूभाग जो है ब्रिटिश और उसके गठबंधन को, मराठा निजाम को मिला। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने 2 पुत्र जो है हर कब्जे के तौर पर रख लिया कि आगे ये जो है हमला ना करें। वहीं हर्जाने के रूप में एक बड़ी राशि ली। तो कॉर्नवालिस ने कहा था कि मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना शत्रु को कमज़ोर कर दिया। ये कॉर्नवालिस का कथन है। इसी युद्ध के संदर्भ में कहा गया था कि उसके जो मित्र थे मराठा निजाम, उसे तो उसने मजबूत नहीं बनाया लेकिन अपने शत्रु को जरूर कमज़ोर कर दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए, टीपू सुल्तान की पराजय हुई तथा श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के दौरान ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। मैसूर पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण तथा मैसूर का एक छोटा सा भूभाग पर वाडियार वंश के उत्तराधिकारी को दे दिया गया। तो हम लोगों ने जब मैसूर शुरू किया था तो देखा था कि वाडियार वंश का ही शासन था। उसी में एक सेनापति या एक सामान्य सैनिक हैदर अली था। आगे जाके वह शासक बना, ठीक है। फिर उसका टीपू सुल्तान का शासन स्थापित हुआ। तो अलग अलग चारों युद्ध में अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से हैदर अली और टीपू सुल्तान
को पराजित करके मैसूर पर अधिकार कर लिया और जो पहले से शासन कर रहे थे वाडियार वंश, उन्हें एक छोटा सा भूभाग दे दिया और कहा कि आप इसे संभालें। क्योंकि पूर्ण रूपेण उनका कब्जा हो गया था, वे डायरेक्ट प्रशासन में नहीं पड़ना चाहते थे। उसका रीज़न हम लोगों ने पीछे देखा, इसलिए वाडियार वंश के शासकों को दे दिया। देखिए, महत्वपूर्ण गवर्नर की अगर बात की जाए तो ब्रिटिश विस्तार के संदर्भ में बात हो रही है यहाँ पर। तो कुछ गवर्नर है जैसे क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, डलहौजी, ये महत्वपूर्ण गवर्नर है। इन सभी पर सवाल बनता है। अब देखिए, हम लोग आगे की क्लास में चर्चा करेंगे कि क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के रूप में उसकी क्या भूमिका रही, उसके द्वारा किए गए कार्य, संधियाँ, अंग्रेजों ने जो कार्य किए उसके दृष्टिकोण से संधि का क्या महत्व रहा, इन सभी चीज़ों पर कल विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रश्न की अगर बात की जाए तो देखिए, यहाँ हम लोगों ने देखा कि प्लासी की लड़ाई के कारणों एवं परिणामों का संक्षेप में वर्णन करें, इसे हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था। आज अगर बात की जाए तो अंग्रेज एवं बंगाल विजय की विभिन्न चरणों को बताएं, तो इसमें हम लोग पहले प्लासी की लड़ाई के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर बक्सर का युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद जो द्वैत शासन स्थापित किया गया इसके काल को भी देखेंगे। तो इस तरह से बंगाल विजय का अलग अलग चरण पूरा हुआ। फिर एक सवाल है, तृतीय मैसूर युद्ध के कारणों एवं परिणामों का संक्षिप्त में वर्णन करें, इसे भी हम लोगों ने देखा। सहायक संधि से आप क्या समझते हैं, अंग्रेजों को इससे क्या लाभ हुआ, इस प्रश्न को भी हम लोगों ने देखा कि सहायक संधि क्या था, क्यों स्थापित किया गया, इसके लाभ अंग्रेजों को क्या मिले। तो इन चारों प्रश्नों पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आप इन चारों प्रश्नों को एक बार लिखने का ज़रूर प्रयास करें, ठीक है। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।